हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी पर्सनल नोटबुक है जिससे हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या है, कैसा है, और CSR नेट एग्ज़ामिनेशन या उससे रिलेटेड गेट और वटेवर इज़ देयर, है ना। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इकोलॉजी, सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं और ये क्या होता है, क्यों होता है। तो बेसिकली इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल ने 1868 में अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म को कॉइन किया था। किसने टर्म कॉइन किया था? इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था? याद करना है, अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, दिस इज द स्टडी ऑफ हाउस ऑफ द एनिमल्स, राइट। तो इसकी डेफिनेशन, एक कोई सिस्टमेटिक डेफिनेशंस तो होगी ना। तो डेफिनेशन है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंट्रैक्शन दैट डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन इन अबंडेंस। एक और बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ये आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन में अलग अलग डेफिनेशन दे दी जाएगी और उसमें से चूज़ करना होगा कि कौन सा है। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑर्गेनिज्म के किसी भी प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से वो फैले हुए हैं, और अबंडेंस, वो कितनी मात्रा में है, उसकी साइंटिफिक स्टडी, और उस चीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन उस प्लेस के साथ में जो डिटरमाइन करता है उनका फैलाव या उनकी मात्रा। कहने का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस। इसको रट्टा मार लो, ये बहुत काम आने वाला है। दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी में क्या सिस्टम होता है कि सबसे पहले स्पीसीज़ होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी, अलग अलग स्पीसीज़ है। कहीं पे गाय है, कहीं पर डॉगी है, कैट है ना, अलग अलग एनिमल्स हैं, वो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ठीक है। अब उनका अपना अपना एक पॉपुलेशन होगा, उनकी फैमिलीज होंगी, है ना। तो स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ मिलके एक पॉपुलेशन बनाती हैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे, और वो पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं ना। अभी यहाँ पे कहीं पे 5 बिल्लियाँ हैं, 4 कुत्ते हैं, है ना। तो वो एक पॉपुलेशन बना रही है स्पेसिफिक प्लेस पे, और फिर वो उनकी एक पूरी कम्युनिटी बन जाएगी, है ना। तो स्पीसीज से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन होने से कम्युनिटी बनती है, और वो कम्युनिटी अब एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, है ना। तो कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, ठीक है, इकोसिस्टम बनता है। सिर्फ हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे भी होंगे, उनकी स्पीसीज़ होंगी, उनकी पॉपुलेशन होंगी, फिर वो एक कम्युनिटी बन जाएगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। कि कोई ये यूज़ कर रहा है, कोई वो यूज़ कर रहा है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ से पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनता है, और फिर लास्ट में बनता है बायोम। बायोम, है ना, बहुत सारे इकोसिस्टम हो जाएगा जब, तो उसको हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया हुआ है, और वो एक्चुअल में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए। तो स्पीसीज, अगर हम बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, हाँ, तो व्हाट इज दैट बायोलॉजिकल। तो इसका बायोलॉजिकल डेफिनेशन स्पीसीज का क्या है कि स्पीसीज अलग होंगी अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती। यानी कि 2 स्पीसीज जो होती हैं अलग अलग हैं, और वो जैसे 2 एनिमल्स हैं, हमको नहीं पता वो एक स्पीसीज के हैं कि नहीं है, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही हैं, दे आर नॉट एबल टू ब्रीड, है ना। तो फिर उनको हम बोलेंगे कि दूसरी स्पीसीज हैं, दे आर डिफरेंट स्पीसीज। तो यही कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम कि स्पीसीज आर सेपरेट इफ अनेबल, अनेबल टू इंटरब्रीड, अनएबल टू, हाँ, दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड। और ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था अर्नस्ट मेयर ने, इसको याद करना, अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर, अर्नस्ट मेयर। ओके, यू हैव टू रिकॉल इट कि द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी स्पीसीज का कि वो अलग है अगर वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है। तो फिर फाइलोजेनेटिक,
है ना। फाइलोजेनेटिक, फिजिकल कैरेक्टर, फाइलो मीन्स फिजिकल, जेनेटिक्स मीन्स द कैरेक्टर्स और जीन्स, है ना। तो जोएल क्राकाफ्ट ने दिया था, जोएल क्राकाफ्ट जो हैं, है ना, इकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वो कैसे दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी, है ना, और मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती हैं कि स्पीसीज क्या होंगे और कैसे होंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में तो था कि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, स्मेयर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज का कहता है कि उनका मॉर्फोलॉजी कैसा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, और इसके अलावा मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये दोनों डिफाइन करते हैं कि स्पीसीज अलग हैं या सेम हैं, जो जोएल क्राकाफ्ट ने दिया था, ठीक है। फिर इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एक होता है कि इवोल्यूशन के बेस पे हम स्पीसीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री आपने कभी पढ़ा होगा ना कि ये एक एंसेस्टर है, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से वो म्यूटेट हो गया तो दूसरा पहुँच गया, ये है ना, फाइलोजेनेटिक ट्री ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कहता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री एंसेस्ट्री, है ना, डिफरेंट स्पीसीज। तो कहने का मतलब है कि इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक ट्री एंसेस्ट्री शेयर द डिफरेंट स्पीसीज। इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में देख के हम लोग और एंसेस्ट्री जो होते हैं वो दे सर्व दी डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज कहने का मतलब है कि कोई एक स्पीसी यहाँ से आई और यहाँ से वो म्यूटेट होकर के अलग अलग चली गई, तो ये डिफरेंट स्पीसीज हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है इवोल्यूशनरी का, ठीक है। उसके बाद में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्पीसीज का कि यूज़ ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल नीश, हैबिटाट एंड एनवायरनमेंट। ये तो पूरा ही अलग बोलता है कि दो तरीके के एनिमल हमने देखे और वो अलग तरीके की नीश यूज़ कर रहे हैं। नीश मतलब कि एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, मान लो एक तालाब है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो उसको हम इकोलॉजिकल नीश बोलेंगे उसका। या और हैबिटाट तो पूरा पूरा ये हो गया, उसका हैबिटाट उसका पूरा पूरा तालाब हो गया, और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इकोलॉजी, द यूज़ ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स इन हैबिटाट एंड इन्वायरमेंट इज इकोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है। इसको चारों चीज़ों को याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जहाँ जहाँ पे साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं उनको भी याद करके रखना है, ठीक है। नोट्स बनाते चलो, बहुत काम आएंगे। और एक और है मॉर्फोलॉजिकल। तो स्पीसीज सेम होंगी अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, स्पीसीज सेम होंगी अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। सो दिस इज़ द वन कॉन्सेप्ट। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बाद अभी तक हमने क्या क्या सो फार हमने क्या पढ़ा अभी कि अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में इकोलॉजी का टर्म कॉइन किया था। इसका इकोलॉजिकल डेफिनेशन होती है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इंटरेक्शन दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस। फिर स्पीसीज़ होती हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ मिलकर पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती हैं, और इकोसिस्टम कम्युनिटी बनाती हैं, और जो होती है इकोसिस्टम से बायोम बन जाता है। उसके बाद में स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी यही है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ क्या है कि वो इंटरब्रीड नहीं कर पाती, अर्नस्ट मेयर ने बोला था, तो वो अलग अलग स्पीसीज़ होंगी। फाइलोजेनेटिक है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ मॉलिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन करेंगी कि स्पीसीज़ कौन है, जो क्राफ्ट ने बताया था। इवोल्यूशनरी ये है कि फाइलोजेनेटिक ट्री, एंसेस्ट्री ट्री जो होते हैं, एंसेस्ट्री, ये अलग अलग स्पीसीज़ को डिफ्रेंशिएट करती हैं, है ना। और इकोलॉजिकल है कि डिफरेंट इकोलॉजिकल नीड्स है, हैबिटाट और एनवायरनमेंट में रहने वाली डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली अगर वो सिमिलर हैं तो वो कहलाएगा कि सेम स्पीसीज़ हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का क्या एग्जाम्पल है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट। नॉर्थर्न लेपर्ड फ्रॉग राना पिपियंस एंड द साउथर्न लेपर्ड फ्रॉग आर यूट्रिकुलरिया, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कहने का मतलब है ये दोनों के दोनों फ्रॉग हैं, ठीक है। एक नॉर्दर्न लेपर्ड, साउदर्न लेपर्ड, इनका नाम दिया हुआ है, बट दे आर नॉट इंटरब्रीडिंग, है ना। दे आर ब्रीडिंग अमॉन्ग देम सेल्फ, दे आर नॉट इंटरब्रीडिंग, दे आर नॉट, बिकॉज सम स्टेइंग इन नॉर्थ, अदर इज स्टेइंग इन द साउथर्न, तो वो इंटरब्रीड तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब वो तो स्पीसीज ही अलग हो गई, हैं तो वो फ्रॉग ही, लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि दे आर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट स्पीसीज,
है ना। तो हम इसको बोलते हैं कि अब इसका एग्जाम्पल याद रख लेना कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इज़ दैट नॉर्थर्न लेपर्ड फ्रॉग राना पिपियंस एंड साउथर्न लेपर्ड फ्रॉग राना यूट्रिकुलरिया। ओके, सो दीज आर दी बायोलॉजिकल। अभी ये उसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आएगा कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम, है ना। कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम आपको ये याद रखना है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी में। तो टॉप डाउन कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है ना, कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम। कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम, टॉप डाउन कंट्रोल, इसके क्वेश्चन हम लोग आपको कराएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में बात करते हैं कि टॉप डाउन कंट्रोल मतलब कि ऐसा कोई कंट्रोल हो रहा है इकोलॉजी में जिसमें टॉप से कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसको कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई लार्ज फिश है, ठीक है, लार्ज फिश है, वो उसका नंबर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया हुआ है हमने, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ओके, वेयर इट वेंट, ओके 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 गुड। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर कोई लार्ज फिश है ना, तो अगर लार्ज फिश है, मान लो कि शार्क है ना, तो अगर उसका नंबर ये कम हो रहा है, ओके, कम हो रहा है, और वो उसको खाती है, किसको खाती है, किसी छोटी फिश को खाती है। तो अब अगर शार्क कम हो गई तो जो शार्क जिसको खाती थी उसका तो अमाउंट बढ़ जाएगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा, और अब उसका नंबर बढ़ जाएगा तो वो जो छोटी मछलियाँ जिसको खाती थी उसके नंबर कम हो जाएंगे, ओके। अब जिसके नंबर कम हो जाएंगे वो, है ना, जू प्लांक्टन, क्योंकि देखो ये एक सिस्टम है पूरा है ना। लार्ज फिश अगर कम होती है तो स्मॉल प्लांक्टोवोरस फिश जो पत्तियां खाती हैं वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी तो जू प्लांक्टन जिनको वो खाती है वो बढ़ जाएंगे, जो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कम हो जाएंगे तो जो जू प्लांक्टन जिस चीज़ को खाते हैं फाइटोप्लांक्टन्स को, वो बढ़ जाएंगे। दिस इज़ लाइक दैट ना। तो टॉप टू बॉटम कंट्रोल में ये होता है कि जब सबसे टॉप की चीज़ कम होती है तो उसके नीचे आने वाली स्मॉल प्लांक्टोवोरस फिशेस बढ़ जाती हैं। प्लांक्टोवोरस फिशेस के बढ़ने की वजह से जू प्लांक्टन जिनको वो खाते हैं उनकी अमाउंट कम हो जाता है, और जू प्लांक्टन जिसको खाते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, दैट इज़ फाइटोप्लैंक्टन। ये हो गया। अभी हम चलते हैं दूसरा कंट्रोल, दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप कंट्रोल। कि अब बॉटम से क्या कंट्रोल आ रहा है। अगर बॉटम वाला, देखो पहली बात तो ये आपको सिनेरियोस याद रखने हैं कि क्या होता है। सबसे ऊपर होता है लार्ज फिश, उससे नीचे होता है स्मॉल फिश प्लांक्टोवोरस फिश, उसके नीचे होता है जू प्लांक्टन, उसके नीचे होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ओके। तो बॉटम अप कंट्रोल कि कंट्रोल नीचे से हो रहा है। मान लो नीचे वाला बढ़ गया फाइटोप्लैंक्टन, है ना, तो ऊपर वाला भी बढ़ जाएगा। अरे भाई नीचे वाला बहुत अवेलेबल है तो ऊपर वाला भी मज़ा आ जाएगा उसको खाने के लिए, राइट। अभी ऐसा है कि अब नीचे वाला बढ़ गया तो ऊपर वाला भी बढ़ जाएगा, अभी नीचे वाला बढ़ गया तो ऊपर वाला भी तो बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ लाइक बॉटम अप कंट्रोल। अगर बॉटम बढ़ गया तो ऊपर के सारे बढ़ जाएंगे, लेकिन वही एक दिक्कत ये है कि नीचे वाला कम हो गया तो ऊपर वाले भी सारे कम हो जाएंगे। तो बॉटम अप कंट्रोल में दिस इज़ लाइक की इफ़ेक्ट है ना। जबकि टॉप बॉटम कंट्रोल में क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी सब डिपेंडेंट है, लेकिन एक लीनियरिटी दिख रही है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक होता है वास्ट वेस्ट कंट्रोल। वास्प सुना है आपने, क्या होता है वास्प? हाँ, वास्प मतलब कि वो जो मधुमक्खी जैसे दिखता है ना,
ततैया या ततैया जो होती है उसका वास्ट वेस्ट क्या होता है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे होती है ना, ऐसे होती है कि नहीं वास्ट वेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, वास्ट वेस्ट कंट्रोल में होता है कि अगर लार्ज फिश आपकी कम हो गई तो स्मॉल फिश जो है वो कम कैसे होगी, या फिर जू प्लैंक्टन कैसे होगा, या फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, इसमें मैं बता रहा हूँ। इसको वास्ट वेस्ट कंट्रोल कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन अगर हमारा कम हो गया फिर भी जू प्लैंक्टन हाई हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट वास्ट वेस्ट कंट्रोल क्या कहता है, इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको ध्यान रखना है कि लार्ज फिश कम हो गई और उस वजह से स्मॉल फिश भी कम हो गई और जू प्लैंक्टन भी बढ़ गए और फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए, राइट। और ये जिस भी वजह से हो, ये कंट्रोल वास्ट वेस्ट कंट्रोल कहलाता है। और ये क्यों डिपेंड करता है कि देखो यहाँ पे आप एरोस को ध्यान रखेंगे कि स्मॉल कम हो गए तो लार्ज भी कम हो जाएगी, वहीं कहीं पे फाइटो कम हो गए लेकिन ये ज़्यादा हो गए, राइट। इसकी वजह से यानी कि जू प्लैंक्टन के ज़्यादा होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन कम हो गए और लार्ज फिश के स्मॉल प्लांट के कम होने की वजह से लार्ज कम हो गए। तो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो वास्ट वेस्ट कंट्रोल में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ये सारी चीज़ें, और आपको पूछ लिया जाएगा कि वास्ट वेस्ट कंट्रोल में क्या होगा तो किसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। बेसिकली सीधी बात है, स्मॉल वायरस कम, प्लांक्टो वायरस फिश कम हो जाएंगी तो लार्ज फिश तो कम हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपका फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाएगा तो जू प्लैंक्टन बढ़ जाएगा, ये एक वास्ट वेस्ट कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कम हो गए तो ये ज़्यादा हो गए, अब ये ज़्यादा हो गए तो ये कम हो गए। सो इस तरह से हो रहा है कि कहीं एक जगह से आपका स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर इकोलॉजिकल मेथड्स। इकोलॉजिकल मेथड्स क्या होती है किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स गो विद इट। इकोलॉजिकल मेथड, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। इकोलॉजिकल मेथड है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व करने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद में आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब वो डेटा एनालाइज होगा तो एक्सेप्टेंस होगा या फिर रिजेक्शन होगा उस हाइपोथेसिस का। डेटा आपको बताएगा कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी और जो टेस्ट की उसका जो डेटा आया वो सही है कि नहीं, तो एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन होगा। तो वहाँ पे पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि व्हाट आर दी इकोलॉजिकल मेथड्स टू स्टडी अ पॉपुलेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में हाइपोथेसिस बनाइए, हाइपोथेसिस को टेस्ट कीजिए, फिर डेटा एनालाइज कीजिए, फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आपको उस हाइपोथेसिस पे मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब लेट्स गो फॉर की एट्रीब्यूट टू मेजर द पॉपुलेशन, है ना। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, उसको कैसे आपको देखना है। पहली बात क्या, व्हाट आर द, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वन ऑफ देम इज नॉट एट्रीब्यूट टू मेजर द पॉपुलेशन और वन ऑफ देम इज दी, और ऑल ऑफ देम इज लाइक दैट, राइट। तो पहला एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है। फिर होता है आपकी नेटेलिटी क्या है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। मोर्टेलिटी क्या है, कितने बच्चे या कितने लोग मर रहे हैं या कितना स्पीसीज में पॉपुलेशन डेथ हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किस तरह से एक इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। जैसे मान लो ये है अपाना, है ना, ये हमारा एक स्पेसिफिक प्लेस है। अब यहाँ पे स्पीसीज़ कैसी फैली हुई हैं, यहाँ पे या यहाँ पे कैसे फैली है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ऐसा इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगा। आपको इसको याद करना है कि क्या एट्रीब्यूट्स हैं। पहली तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा डेंस है एक जगह पे, और कितने बच्चे ग्रो हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा एनिमल्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स बढ़ रहे हैं। मोर्टेलिटी, कितने मेंबर्स का रेट है जो जा रहा है, यानी कितनी की डेथ हो रही है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, इवनली या ऑडली।
ये पॉपुलेशन मेज़र करने के एट्रीब्यूट्स है। इसमें डेंसिटी की दो टाइप हो सकते हैं, द क्रूड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी, है ना। तो क्रूड डेंसिटी मतलब कि डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस। अब क्रूड डेंसिटी को लेट मी एक्सप्लेन, है ना। क्रूड डेंसिटी को हम पढ़ाते हैं। ये देखो, ये एक हमारा एक एरिया हो गया और पर यूनिट स्पेस, है ना, उसका लिया जाए और वहाँ पे कितने हैं, है ना, उसका एवरेज आप निकाल लोगे तो वो कहलाएगा क्रूड डेंसिटी। डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, टोटल स्पेस की पर यूनिट पे कितनी डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। वही स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है कि पर यूनिट हैबिटाट अवेलेबल एरिया और दैट कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। इसको अच्छे से याद कर लेना। पर यूनिट हैबिटाट, एक पॉपुलेशन है और एक यूनिट में कितने हैबिटाट रह रहे हैं, एंड उसका मतलब है कि अवेलेबल एरिया दैट कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। हो सकता है कोई और पॉपुलेशन यहाँ रहती हो तो इसमें, है ना, कोई और पॉपुलेशन यहाँ पे रहती हो तो ऊपर अवेलेबल जगह ऐसी कौन सी है जहाँ पे ये हमारे एनिमल्स या कोई स्पीसीज रह सकती है, तो उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी। एक स्पेसिफिक प्लेस पे इतनी जगह पे रह सकता है, दैट कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय अ पॉपुलेशन। ठीक है। क्रूड डेंसिटी क्या है कि एक यूनिट पर यूनिट में कितनी डेंसिटी है, वो इस क्रूड डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी कि वहाँ पे और भी तो स्पीसीज होंगी, उसमें से कितनी यूटिलाइजेबल है, दैट कैन बी कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। ठीक है, ये याद रखना है। तो एट्रीब्यूट टू मेजर द पॉपुलेशन 4 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी 2 टाइप की है, क्रूड डेंसिटी, स्पेसिफिक इकोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, तो ये 2 चीज़ें थी। इसके बाद में हम लोग बाद में दूसरा पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर साल क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी में। ठीक है। So thank you so much, hope you have made the notes for that. So if you don't want to miss any kind of videos related to CSR net examination or everything, whatever is present here, whatever I am giving you, so please subscribe this channel and I will make sure that you will qualify the CSR net examination or related examination, DBT, GATE, Excel, BT, everything. Okay, so we have started the ecology। पहली बात तो हमने इकोलॉजी स्टार्ट कर दिया है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूँ अपनी पर्सनल नोट से पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ के मैंने खुद ही एग्जामिनेशन निकाला है। ठीक है। तो पूरी बुक पढ़ने से अच्छा है, या फिर नोट्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, वो सब पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।